हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चाऊंच, आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर जो था जिसका नाम था स्थिति एवं विस्तार, इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ये जो चैप्टर 2 है भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चाऊंच, इसके नोट्स के साथ साथ इसको समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ज़्यादा समझने वाला है और आप लोग ध्यान से सुनिएगा और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसके नोट्स के तरफ। तो भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चाऊंच, भौतिक स्वरूप किसके बारे में कह रहा है? तो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में यहाँ पे कह रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले भौतिक के बारे में जानेंगे कि भौतिक का क्या मतलब होता है। तो भौतिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ें जो स्पष्ट दिखाई दे, यानी कि जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं, ठीक है। और स्वरूप का मतलब होता है आकृति या बनावट भी हम इसे कह सकते हैं, यानी कि इसका पूरा मतलब हो गया भौतिक स्वरूप का, यानी कि वैसी आकृति जिसे हम छूकर महसूस कर सकते हैं। यानी कि भारत की जो आकृति है हम छूकर उसे महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में भारत की भौतिक स्वरूप। और संरचना, उसके भौतिक स्वरूप के अंतर्गत आपको देखना है उसकी संरचना के बारे में, यानी कि उसकी बनावट के बारे में। भारत में कहीं ऊंचे हैं, कहीं नीचे, पहाड़ पठार, ये सभी मैदान, ये सभी एक समान नहीं है, सभी स्थलाकृति क्या अलग अलग है, एक समान नहीं है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे वन है, कहीं पे नदियां है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है, ये सभी क्या है, ऊंचा ऊंच उसी को कहा जाता है, ठीक है। तो हम पूरे अभी भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट है, भारत का जो भौतिक स्वरूप है वह विश्व में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के भू आकृतियों का मिश्रण है। भू आकृति का मतलब हो गया कि भूमि की आकृति, यानी कि भारत का जो भौतिक स्वरूप जो है फिजिकल फॉर्म है, विश्व में जितनी भी भूमि की आकृतियां हैं भारत में सबका मिला हुआ आकृति है। जैसे पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सभी क्या है, विश्व में सभी जगह मौजूद है और ये हमारे भारत में भी मौजूद है। तो ये हो गया विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार के भू आकृतियों का मिश्रण है। और सेकेंड टॉपिक है यहाँ पे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह, समस्त प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। यानी कि भूमि की आकृति में मैदान हो गया, देख रहे हैं कि यहाँ पे भूमि है और उस पर एक पर्वत बना हुआ है, मैदानी भाग है, मरुस्थल है, पठार है, कहीं पे द्वीप बना हुआ है। तो ये सभी क्या है, भूमि में आकृति बनी हुई है। तो हमारे भारत की भूमि की आकृतियाँ ऐसी ही है। लेकिन क्या वर्षों पहले, आज से 20 लाख वर्ष पहले, क्या हमारी भारत की भूमि ऐसी थी? क्या हमारा भारत ऐसा ही था? नहीं, हमारा भारत ऐसा नहीं था। आज से 20 करोड़ वर्ष पहले हमारा भारत जो था वो गोंडवाना लैंड पे स्थित था, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे और अच्छे से पिक्चर के थ्रू समझेंगे। अगर इस वीडियो में पॉसिबल हुआ तो हम इसको ज़रूर समझाएंगे और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि छोटा वीडियो बनाने के लिए, इसलिए हो सकता है ये ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। लेकिन आप पे जो ये हम कंटिन्यू इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ये चैप्टर हमारा कई पार्ट में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक नोट है, भारत की वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की अहम भूमिका है। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो अभी भारत की जो वर्तमान भौतिक रूपरेखा, हम पहले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं। तो जो वर्तमान भौतिक रूपरेखा है उसको तैयार होने में किसका किसका योगदान है? तो भूगर्भीय हलचलों का योगदान है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने अभी आपको कहा कि भारत जो 20 करोड़ साल पहले, हमारा भारत जो था गोंडवाना लैंड पे स्थित था और वो हमारे साउथ में था, यानी कि दक्षिण में था, जो कि अफ्रीका से सटा हुआ था। लेकिन हमारा भारत जो एशिया में कैसे आया, कैसे वो धीरे धीरे अलग हुआ, वो सब जो है भूगर्भीय हलचलों के कारण हुआ। जैसे जैसे भूगर्भीय भूमि के अंदर जो था हलचल हुआ, धीरे धीरे वो साइड होते गया, खसकते गया और वो समुद्र की तरफ जाते जाते ऊपर की तरफ गया और वो एशिया में चला गया। लेकिन हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो
कह रहा है कि जो वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में किसका योगदान है, तो भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ कुछ बाह्य शक्तियां हैं। बाहरी शक्तियों में आगे आपका अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में बाह्य शक्तियों में कौन कौन आता है, तो आंसर में हो जाएगा अपक्षय, अपरदन तथा निक्षेपण। और साथ ही में उसकी जो वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में भारत की भूगर्भीय हलचलों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। भूगर्भीय हलचलों का मतलब हो गया कि जैसे भूकंप आता है, ज्वालामुखी होती है, तो क्या होता है, हमारा प्लेट जो है धीरे धीरे खसकता है, और खसकने के कारण क्या होता है, वो थोड़ा सा दरार पड़ जाता है और वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो हम लोग इसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग पहले जानेंगे कि अपरदन क्या होता है, अपक्षय क्या होता है और निक्षेपण क्या होता है। ठीक है, अपक्षय के द्वारा जो चट्टानों में टूट फूट होती है, और चट्टान जब टूटने के बाद जब नीचे गिरता है और वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, वो अपक्षय कहलाता है। ठीक है, लेकिन अपरदन में ऐसा नहीं होता है। जब चट्टान दोनों में टूटता है, लेकिन अपक्षय में टूटने के बाद वो नीचे रह जाता है। लेकिन अपरदन में क्या होता है कि जो ढीला पदार्थ होता है, जल पवन के द्वारा वो आगे की तरफ वो बढ़ने लगता है, जाके वो निक्षेपण का काम करता है, यानी कि एक जगह क्या होता है, वो एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारे भारत की जो भी वर्तमान भौतिक रूपरेखा है, वो ये तीनों के साथ साथ भूगर्भीय हलचलों का भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए इसको हम लोग आप फिगर के थ्रू समझते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार चट्टानों के टूटने के बाद जो ढीले पदार्थ निकले हुए हैं, इसका जल के द्वारा स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि अपरदन में क्या हो रहा है, बहाव हो रहा है, वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो रहा है। लेकिन अब आप नेक्स्ट ये फिगर जो है आपका अपक्षय की क्रिया हो रही है इस फिगर में, यानी कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि चट्टान जो टूटा हुआ है वह अपक्षय की क्रिया द्वारा टूटा हुआ है। ठीक है, और जो निक्षेपण का अर्थ हुआ, जैसा कि इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। निक्षेपण में यदि नदी का जल क्या हो रहा है, बह रहा है, तो अपने साथ वो क्या लाता है, चट्टानों का टुकड़ा, मिट्टी साथ लेकर आती है, और लास्ट में वो एक जगह जमा कर देती है, जो ठोस आकृति का रूप ले लेती है। यानी कि भूमि में एक आकृति का निर्माण होता है, जैसे पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, वो सभी किसके कारण, तो निक्षेपण की क्रिया द्वारा ही होता है, क्योंकि वो इकट्ठा द्वारा, जमाव के द्वारा ये सब होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे भारत की वर्तमान भौतिक रूपरेखा तैयार होने में अपक्षय का भी योगदान है, अपरदन का भी योगदान है, और निक्षेपण, ये तीनों की अहम भूमिका। तो आप ये जो फिगर है आपके बुक का फिगर, आप देखिए इस फिगर में कि हमारी जो भारत की जो संरचना क्या है। यहाँ पे आप हिमालय की बात देखिए, यहाँ पे देखिए कभी ऊंचा है, यानी कि ये क्या है, ऊंचा उच्च है। यहाँ पे नीचे धंसा हुआ है, यानी कि गंगा सिंधु का ये मैदान है जो नीचे क्या है, धंसा हुआ है। फिर मालवा का पठार जो है वो कुछ ऊपर उठा हुआ है, फिर दक्कन का पठार कुछ ऊपर उठा हुआ है, फिर नीचे धंसा हुआ है। फिर ये पठार है नीलगिरी का, ये ऊपर उठा हुआ है, फिर नीचे धंसते धंसते कहाँ गया, ये कन्याकुमारी की तरफ, ये नीचे की तरफ धंसा हुआ है। यानी कि जो हमारे भारत की जो भौगोलिक रूपरेखा है, ये जो है एक समान नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कभी विशाल पर्वत है और कहीं बर्फ से ढका हुआ है, तो कहीं यहाँ पे अनेक प्रकार के वन है और नदियाँ भी है। इसका पठारी भाग, नदिया का जो पठारी भाग क्या है, ये काट छाट के ऊबर खाबर भी इसको बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारी भारत की जो वर्तमान रूपरेखा है, इसको बनाने में काफ़ी करोड़ों वर्ष लगे हैं। 1-2 साल में हमारी भारत की जो अभी की जो रूपरेखा है, वो 1-2 साल में नहीं बना, इसको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नोट्स की तरफ और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत। ठीक है, तो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत होता क्या है। सबसे पहले हम लोग प्लेट के बारे में समझेंगे कि प्लेट होता क्या है। ठीक है, इसको हम लोग पहले फिगर में देखते हैं। आपने क्लास 7 में भूपर्पट्टी के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, और जो दो रासायनिक पदार्थों के मिलने से बना है, जो सिलिका और एल्युमिनियम। तो हमारा जो प्लेट है वो पृथ्वी की ऊपरी परत, जो कि 80 से 100 किलोमीटर ये मोटी परत जो आप देख रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और इसी स्थल मंडल में क्या है, भूपर्पट्टी है। ठीक है,
और ये जो भूपर पट्टी है ये कई टुकड़ों में बटी हुई है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जो भूपर पट्टी जो क्रस्ट है ये कई टुकड़ों में बटी हुई है। इसी टुकड़े को हम प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्लेट किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे विवर्तनिका। विवर्तनिका होता क्या है। अभी हमने पिक्चर में स्थलमंडल के बारे में देखा था, तो अब ये जो विवर्तनिका का मतलब हुआ कि जो स्थलमंडल में गति कैसे होती है, यानी कि वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह चलती है, मतलब गति कैसे होती है, मूव कैसे करता है ये। ठीक है, तो उसकी व्याख्या विवर्तनिका करता है। ठीक, भूकंप ज्वालामुखी जैसी घटनाएं तो होती ही रहती है, तो उस भूकंप के कारण जो भौगोलिक वितरण कैसे हो रहा है, यानी कि भौगोलिक वितरण का मतलब हुआ कि भूमि कैसे अलग हुई, इसकी व्याख्या भी विवर्तनिका करता है। और विवर्तनिका में भूकंप ज्वालामुखी इन सभी के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो अब पूरा समझ गए प्लेट विवर्तनिका। तो ये प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत क्या है, तो यह भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश करता है। ठीक है, कैसे भौतिक आकृति पहले कैसी थी अब कैसी हो गई उसके बारे में ये बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी एवं 9 छोटी प्लेटों से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो प्लेट विवर्तनिका सिद्धांत बताता है कि जो हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो 7 बड़ी और 9 छोटी प्लेटों से बनी है। तो कौन कौन सी प्लेट है, ये बड़ी प्लेट जो हो गया वो प्रशांत भूखंड, अमेरिकी भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, ऑस्ट्रेलियाई या भारतीय भूखंड, अंटार्कटिका भूखंड। ठीक है, और छोटे भूखंड में आ गया अरेबियन, फिलीपीन, जुआन दू फुका, कोकोस, नजका, एस्केटिया, कैरिबियन, सामोलिया और बिस्मार्क। ये इन प्लेटों के नाम आपको याद करने होंगे। ठीक है, तो प्लेट धरातल के, यहाँ पे हमने प्लेट का भी परिभाषा लिख दिया है। तो धरातल के वे दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं, प्लेट कहलाते हैं। ठीक है, ठोस भूपटल का निर्माण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्लेट कहलाएंगे। और दो प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है, यानी कि दो अगर प्लेट नहीं रहेंगे तो कभी भी विवर्तनिकी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि जरा सोचिए, अगर एक ही प्लेट होता तो क्या भूकंप आते नहीं, क्योंकि भूकंप जो होगा प्लेट, जब एक प्लेट से दूसरे प्लेट टकराएंगे तभी भूकंप होगा, यानी कि तभी विवर्तनिका होगा। और यहाँ पे कह रहा है प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। प्लेट सीमांत का मतलब हुआ कि प्लेट का मूव करना। ये प्लेट जब मूव करता है तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक नोट है, प्लेट विवर्तनिका शब्द का प्रयोग तुजो विल्सन ने 1965 ईस्वी में किया, किंतु इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले W.J. मॉर्गन ने 1967 ईस्वी में किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो तुजो विल्सन ने, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इसको प्रतिपादन यानी प्रतिपादन का मतलब होता है अच्छी तरह से समझाना। तो सब अच्छी तरह से कौन समझाए थे, तो जे मॉर्गन ने। कब समझाए थे, तो 1967 में। तो इसको भी आप लोगों को याद करना होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है क्या, तो भारत एक प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब हुआ कि जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि भारत की जो भू आकृति खंड, यानी कि भारत की आकृति कैसी है, यहाँ आप मैप में देख रहे हैं। ठीक है, हमने अभी पढ़ा था भू आकृति के बारे में। तो ये हो गया भारत की भू आकृति कैसी है, तो कहीं पे क्या है, हिमालय। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हिमालय है। यहाँ पे जो पश्चिमी मैदान में, यहाँ पे राजस्थान के साइड में यहाँ पे थार मरुस्थल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तरी मैदान में जो कि गंगा का मैदान है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूर्वी पठार है, दक्षिण का पठार, यानी कि दक्षिणी पठार। ये जो हो गया, ये जो पूरा भू आकृति के बारे में बताया। लेकिन अभी जो टॉपिक था वो था प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार कहाँ पे है, तो वो देखिए नीचे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है
जो त्रिभुजाकार आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, क्योंकि ये जो है 3 तरफ जल से घिरा हुआ है और भारत क्या है, एक प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। अब हम लोग अपने नोट्स की तरफ चल। फर्स्ट टॉपिक है कि भूपर्पट्टी के सबसे पुराने भागों में से एक है। यह वह खंड है जो पृथ्वी के प्रथम ठोस हुए धरातल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पृथ्वी जो है ठोस रूप में है और ये बताता है पानी के ऊपर क्या है, धरातल भी है, ठीक है। यह भूखंड कभी समुद्र में नहीं डूबा, अर्थात यह भाग भारत का सबसे प्राचीन कठोर एवं मूल भूखंड है। कौन? तो प्रायद्वीपीय पठार, जिसे हमने अभी मैप में देखा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया मैप में। आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर से आप बैक करके आप देख लीजिएगा कि किस तरह हमने बताया कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो त्रिभुजाकार। नोट है, प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर के सैलों में दबाव एवं तनाव उत्पन्न होता है। इस कारण मोड़, भ्रंशीकरण एवं ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है, ठीक है। अगर जो प्लेट होता है जो मूव करता है, यानी कि प्लेट जो है कभी एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर आता है, कभी प्लेट जो है बराबर रहता है, कभी प्लेट में दूरी हो जाती है, तो इसके कारण जो प्लेट के अंदर और ऊपर दोनों में क्या होता है, सेल होता है। सेल क्या है? जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, दबाव पड़ता है और तनाव होता है, ठीक है। और इसी दबाव और तनाव के कारण क्या होता है, मोड़ होता है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि मोड़ यानी कि प्लेटों की गति के कारण ही जो है सेल, दबा हुआ सेल रहता है, वो सेल क्या होता है, दब जाता है। मान लिया कि आपको यहाँ से मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया कि ये 2 प्लेट है, ठीक है, 2 प्लेट है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों क्या है, इसके अंदर और बाहर जो है सेल, इसके अंदर भी होगा और इसके बाहर भी, ठीक है। अगर जैसे में ये कुछ दूरी पे है, ठीक है, इस बात को समझिएगा, दूरी पे जैसे जैसे ये क्या होगा, पास आएगा तो इसके अंदर जो दबा हुआ सेल है क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। मान लिया कि ये 2 अलग अलग है, प्लेट है, ठीक है। प्लेट जब एक दूसरे से टकराने की कोशिश करेगा, जैसे ये प्लेट टकराया, ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल दबा हुआ है वो क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। तो देखिएगा ऊपर की ओर उठेगा तो कैसी संरचनाएं होंगी, देखिए इस प्रकार की संरचनाएं होंगी। अभी इस जो प्लेट से प्लेट टकराने के बाद जो है, जरूरी नहीं कि यही संरचनाएं होगी, इस प्रकार की संरचनाएं बनेंगी जो कि ये जो है मोरदार पर्वत का रूप ले लेगा। जैसे हमारा जो हिमालय है वो मोरदार पर्वत है, उसके बाद में रॉकी पर्वत है वो भी मोरदार पर्वत का ही उदाहरण है। उसके बाद में आगे कह रहा है भ्रंशीकरण, यानी कि क्या होगा, भ्रंश का मतलब होगा धंसा हुआ। अब देखिए इसको भी उदाहरण, अब इसको समझिएगा। अब देखिए ये जो प्लेट है ये क्या अलग अलग हो रहे हैं, मतलब प्लेट जो है जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो बीच का जो सेल था वो क्या हो गया, नीचे की तरफ चला आया। तो ये किसका रूप ले लिया, ये भ्रंशो यानी कि भ्रंश का, यानी कि नीचे की तरफ ये आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में आगे है आपका, आगे कह रहा है ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। तो देखिए कैसे ज्वालामुखी क्रियाएं होती है। अब देखिए जैसे ही प्लेट से प्लेट अगर टकराएंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे से ज्वालामुखी निकल रही है, और ज्वालामुखी से जो निकला जो लावा और मैग्मा जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ रही है, और ऊपर आने के बाद ये क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगी, तो ये एक पर्वत का रूप ले लेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्लेटों की गति के कारण, यानी कि प्लेट अगर मूव नहीं करता तो इन सभी पर्वतों का निर्माण नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लेटों की गतियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनाशी प्लेट सीमांत, दूसरा है निर्माणक प्लेट सीमांत, और तीसरा है संरक्षी प्लेट सीमांत। तो विनाशी प्लेट सीमांत क्या होता है,
तो विनाशी प्लेट सीमांत होता है कि कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब विनाशी प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। ठीक है, जब करीब आएगी, अभी हमने आपको बताया था कि जैसे ये जो दो प्लेट है ये क्या हो रही है, दोनों करीब आ रही है, जैसे ही करीब आएगी तो ये विनाशी प्लेट का निर्माण करेगी। ठीक है, विनाशी प्लेट यानी कि विनाशी प्लेट सीमांत बनेगी। ठीक है, उसके बाद जो आगे है वो है निर्माणक प्लेट सीमांत। ठीक है, तो निर्माणक प्लेट सीमांत में है कि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि जो प्लेट है ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो दूर जाएगी तो ये किसका निर्माण करेगी, निर्माणक प्लेट सीमांत का। और आगे है संरक्षी प्लेट सीमांत। अब संरक्षी प्लेट सीमांत क्या है कि जब दो प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाएगी तो उसे संरक्षित सीमांत कहते हैं। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये दो प्लेट है, ये घर्षण कर रहा है, ये रगड़ रहा है, और रगड़ते हुए क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो ऐसे जो विपरीत दिशा में जाएगा वो संरक्षित प्लेट सीमांत। तो याद रखिएगा कि जब करीब आएगा तो विनाशी प्लेट सीमांत, जब दूर जाएगा तो निर्माणक प्लेट सीमांत, और जब दोनों एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाएगा तो वो हो जाएगा संरक्षित प्लेट सीमांत। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, जब दो प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तब या तो वे टकराकर टूट सकती है या एक प्लेट फिसलकर दूसरी प्लेट के नीचे चली आती है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, मान लिया कि ये दो प्लेट है। ठीक है, जब ये दो प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही, आपने अभी देखा कि संरक्षित प्लेट सीमांत में भी यही हो रहा था। वो क्या हो रहा है, एक दूसरे घर्षण हो रहा है, और घर्षण से क्या हो रहा है, ये जो प्लेट है या तो टकराकर टूट जाती है, दोनों प्लेट क्या होगा, या तो टकरा के इसमें से एक प्लेट टूट जाएगा, या ये क्या करेगा, फिसल कर एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये ऊपर आया, दूसरा प्लेट जो है नीचे आ गया, तो ये क्या है, ये संरक्षित प्लेट सीमांत का उदाहरण है। ये संरक्षित प्लेट सीमांत इसी प्रकार होता है। ठीक है, और नेक्स्ट एक अगला भी नोट है, इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन आया है। ये जो अभी प्लेट आप देख रहे हैं तो ये एक दो सालों के करने से नहीं हुआ है, ये जो प्लेट है लाखों वर्षों से ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे ये मूव कर रहा है, और मूव करते करते किसका निर्माण हुआ है, कई महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। जैसे में आप पहले जो हमारा भारत कहाँ था और अब भारत हमारा कहाँ है, यहाँ आप देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं कि कैसे इस फिगर में जो पहले जो था हमारा पूरा विश्व एक जगह था, जो कि पैंजिया नामक जिसे हम पैंजिया के नाम से जानते थे। बाद में ये धीरे धीरे बट रहा है, आप देखे हैं कैसे ये बट के ये अलग अलग हो गया है और अलग अलग महादेश का निर्माण किया है। तो इसको आगे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आगे का जो भी आगे जो हमें नोट्स है वो इसी से संबंधित नोट्स है, तो उसे हम आगे के वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।